हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान मजेदार कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। और अगर हम लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तब भी काफी ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। 2 से 3 सवाल हर साल बायोटेक से पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी 4 या 5 तक सवाल भी पूछे जाते हैं। यानी इन जनरल आप ऐसे मान के चले कि 2 से 5 सवाल का वेटेज होता है बायोटेक्नोलॉजी का। 2 चैप्टर है यहाँ पर। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ऑलराइट, तो जो पहला चैप्टर है बेटा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का वो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। क्लियर बेटा, जो पहला चैप्टर है हमारा वो क्या हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। क्लियर। देखिए, ये जो टर्म बायोटेक्नोलॉजी है, अगर हम लोग टर्म बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए करें यहाँ पर, तो बेटा एक टर्म दिया था कार्ल लिरकी ने। ठीक है, जो कार्ल लिरकी थे वो एक स्लॉटर हाउस में काम करते थे जहां पर पिग्स स्लॉट किए जाते थे। वहां पर वो काम करते थे और उन्होंने टर्म दिया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया इन्होंने। और अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग तो ये क्रेडिट हम देते हैं बेटा पाउल बर्ग को। क्लियर बेटा, पाउल बर्ग ने क्या किया था, he transferred gene from SV40 virus into E. coli with the help of lambda phage। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ऑलराइट, टर्म बायोटेक्नोलॉजी ये कार्ल लिरकी ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय, देन योर आंसर विल बी कार्ल लिरकी। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ, जो पाउल बर्ग है, पाउल बर्ग ने क्या किया था बेटा, जो SV40 वायरस होता है, सीमन वायरस होता है, उससे जीन का ट्रांसफर कराया था ई कोलाई बैक्टीरिया में। राइट, ई कोलाई के बारे में आप सब जानते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में उसका ट्रांसफर कराया था और एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया था बेटा लैम्डा फेज को। तो लैम्डा फेज की हेल्प से ई कोलाई वायरस में, सॉरी ई कोलाई बैक्टीरिया में उन्होंने क्या किया था, SV40, वहां से उन्होंने उस वायरस से क्या किया था बेटा, जीन का ट्रांसफर कराया था। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। क्लियर। अगर बेटा बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग बात करें, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी हमने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है या बायोटेक्नोलॉजी की जो कुछ भी रिसर्च है वो अभी मिली है। क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम आजकल पढ़ते हैं वो तो बहुत रिसेंट ब्रांच है, बायोलॉजी की बहुत ही रिसेंट ब्रांच है बच्चों। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बहुत पुराने समय से, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो चले आ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी शुरू करती है कि बायोटेक्नोलॉजी is a technique to use live organism or enzymes of organisms to produce products and processes useful to humans। ठीक है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी ने इन्हीं लाइंस के साथ शुरू किया है। ऑलराइट, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं
कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं या उनसे मिलने वाले एंजाइम्स का यूज करते हैं। क्या क्या बताया बेटा, दो बातें बताई कि या तो हम ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज कर सकते हैं और या फिर उस ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले किसी एंजाइम का इस्तेमाल करके कुछ एक प्रोडक्ट या प्रोसेसेस, कुछ एक सर्विसेज ऐसी बनाएं जो हमारे लिए, जो मैनकाइंड के लिए, जो ह्यूमंस के लिए, हम इंसानों के लिए क्या हो बेटा, बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो। क्लियर? तो हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट बनाने होते हैं, प्रोसेसेस डेवलप करने होते हैं व्हिच आर बेनिफिशियल टू अस, व्हिच आर यूजफुल टू मैनकाइंड, व्हिच आर यूजफुल टू ह्यूमंस। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ऐसे ह्यूमन वेलफेयर के प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब हम बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एज ए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्निक क्या कहती है कि हम यूज करें, क्या यूज करें बेटा, माइक्रोब्स, कोई ऑर्गेनिज्म यूज करें या वहां से निकलने वाले, वहां से मिलने वाले किसी एंजाइम का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, तो क्या हो जाएगा बेटा कि किसी ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या किसी ऑर्गेनिज्म या उनसे मिलने वाले एंजाइम का हम क्या करेंगे बेटा, इस्तेमाल करेंगे और उनके इस्तेमाल से, उनका यूज करके, उसको यूटिलाइज करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, ह्यूमन के लिए, मैनकाइंड के लिए जो कोई यूजफुल प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज है, प्रोसेसेज हैं, उनको डेवलप करेंगे। तो ये जो टेक्निक है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब अगर बेटा बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हमने पूरे बायोटेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम लोग कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और जो नया इरा है बायोटेक्नोलॉजी स्टडी का उसको हम लोग कहते हैं बेटा न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? आप ऐसे समझ लीजिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1970 अगर एक रफली आइडिया लगाएं तो शुरुआत से लेकर और 1970 के पहले तक का या 1970 तक का जो कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर? 1970 के बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, ठीक है, नए नए, या इस तरीके से आप कहिए कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज हैं वो डिस्कवर हुए, लाइगेज एंजाइम के बारे में अच्छे से पता चला, हमने वेक्टर्स डेवलप किए। तो जो कुछ भी एडवांसमेंट या डेवलपमेंट 1970 के बाद का है, आफ्टर 1970, 1970-71 के बाद का जो कुछ भी प्रोसेसेस हैं, जो कुछ भी डेवलपमेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, जो कुछ भी स्टडीज हैं, रिसर्च है, वो सब क्या आता है बेटा, वो न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, चैप्टर शुरू किया था हमने बायोटेक्नोलॉजी, मैंने आपको बताया कि टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरकी। क्लियर? और जो पाउल बर्ग हैं, तो पाउल बर्ग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन्होंने क्या किया था, इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया था जीन sp40 वायरस से, और इसके लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, लैम्डा फेज इस्तेमाल किया था, बाय यूटिलाइजिंग लैम्डा फेज। एनसीईआरटी कहती है कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक to use of live organism or enzyme of organism to produce product and services useful to human। ह्यूमन के बेहतरी के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विसेज डेवलप करते हैं, कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं, और उसके लिए जब हम किसी लाइव ऑर्गेनिज्म या उससे मिलने वाले एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसको क्या कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। हम लोग बात कर रहे थे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी की, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। आप ऐसे समझिए, मैंने आपसे बताया कि फ्रॉम द बिगिनिंग 5000 से 8000 साल या उससे भी पुराना बेटा इतिहास है। आप देखिए हम लोग कर्ड बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कर्ड अभी हमने 1970 के बाद बनाना शुरू किया है। आपके दादाजी के दादाजी भी कर्ड खाते थे बेटा, या अल्कोहलिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, ब्रेड का फॉर्मेशन इस तरीके से। और बाद में भी क्या है, आप कह सकते हो तरीके से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा, या आप ऐसे समझिए कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या जीएमओ का फॉर्मेशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी बेटा, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगी या न्यू बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे बेटा बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, देखेंगे आप, बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? ये जो बायोटेक्नोलॉजी इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे इस तरीके से दो पार्ट में बच्चों, ठीक है। एक तो हो जाएगा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? तो एक क्या हो जाएगा बेटा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। और बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी
जैसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, जो एरा है बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज का, उनके बेसिस पर, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। पहला क्या हो जाएगा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। देखिए क्या होता है कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बियर, वाइन, ब्रेड, ईटीसी। ठीक है, तो कर्ड का फॉर्मेशन है, बियर फॉर्मेशन है, या वाइन की प्रिपरेशन है, ब्रेड फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें आप लोग क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि यूज ऑफ माइक्रोब्स, तो जो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है, जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से जो माइक्रोब्स है उनका यूज करके जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं, जो उसके नीड की चीजें हैं, वो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल है। ऐसे अगर हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और क्या हो जाएगा बेटा, इसके अलावा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, आप लोग क्या कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब किसमें आ जाएगा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगा। जब बेटा हम लोग बात कर सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये जो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है, प्रोसेस है, ये भी क्या है एक तरीके से न्यू बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो आपने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी को, उसका जो स्टडी एरा है, ठीक है, आप लोग कह सकते हो कि अप टू 1970 फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर 1970 तक का जो समय है, जो ये समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, उसमें जो कुछ भी बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, या जो कुछ भी स्टडीज हुई, या जो कुछ भी हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं बच्चों, या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग 1970 के बाद की बात करें तो वो जो पूरा एरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न एरा बायोटेक्नोलॉजी या न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जीएमओ मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो इस तरीके का ये सब क्या हो जाएगा बेटा, न्यू बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एक बार नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा बेटा, बायोटेक्नोलॉजी का क्लासिफिकेशन कर लिया आपने कि कब, किस एरा में किस तरीके से चीजें हुई, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि उसमें उसका ओल्ड व्यू और जो मॉडर्न व्यू है, उस डिफिनीशन में दोनों ही चीजें आ जाए। क्लियर। जैसे अगर आप सिर्फ एंजाइम या डीएनए की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर डीएनए या सिर्फ एंजाइम के लेवल पे बात करते हैं आप तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये न्यू बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। और सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ओल्ड व्यू है। तो बेटा जो एफबी है, ठीक है, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, EFB, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनके अकॉर्डिंग
द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या बताया उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, part thereof, or molecular analog for products and services, ठीक है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयरऑफ, देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग लाइक DNA, RNA, ये सारी चीजें। तो आप क्या कर सकते हो, किसी ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करके, उसके कुछ सेल का इस्तेमाल करके, या उसके किसी दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करके, या उसमें जो मॉलिक्यूलर एनालॉग है DNA, RNA है, उसको यूटिलाइज करके जब आप ह्यूमन सर्विसेज के लिए या मैनकाइंड के लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रिपेयर करते हो, तो ये क्या हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, इसमें कुछ टफ जैसा है नहीं। क्या क्या कहता है द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB? वो कहेगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इन सारी चीजों के लिए एक जो इंटीग्रेशन है, एक जो कोलैबोरेशन है नेचुरल साइंस का, किसी ऑर्गेनिज्म, उसकी सेल, उसके किसी पार्ट, उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ, तो ये जो हम इस तरीके का जो स्टडी है या जो ये प्रोसेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, सुनिएगा ध्यान से। अभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से, सुनिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी अगली चीज आपको पढ़ाती है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वो कहते हैं टू कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या? एक तो हो जाएगा बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या हो जाएगा ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा हो जाएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्लियर? दो चीजें हैं, एक तो क्या हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए होता क्या है, सुनिए ध्यान से। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? अल्टरेशन ऑफ genetic material, that is DNA and RNA। तो जो DNA या RNA है, उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? कुछ एक चेंज लाते हैं, अल्टरेशन लाते हैं, उसको अल्टर करते हैं, और फिर क्या करते हैं बेटा? उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी होस्ट में। पहले आपने क्या किया? उसमें अल्टरेशन किया, उसको अल्टर किया, फिर इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, क्लियर? किसी होस्ट में क्या करेंगे बेटा? आप उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। और आप क्यों उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? तो आप कहोगे टू चेंज द phenotype of host, change the phenotype of host, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने क्या करना है? जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल है, DNA या RNA है, आप क्या करेंगे? उसको अल्टर करेंगे, उसमें कुछ एक चेंज लाएंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको किसी होस्ट के अंदर
ठीक है। और या फिर ये किस लिए किया जा रहा है, ताकि हम किसी के जीनोटाइप को चेंज करें ताकि फिनोटाइप में चेंज आ जाए। तो जब आप जीनोटाइप या फिनोटाइप को चेंज करते हो तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंज लाएंगे, उसके बाद उस जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को क्या करेंगे, किस तरीके के चेंजेस हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग यहीं पर। तो क्या हो जाएगा बेटा, उसको इंट्रोड्यूस कर दोगे आप होस्ट में, और जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इस तरीके से ऐसा होगा कि वो जो होस्ट है उसके फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा। क्लियर। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, जब आप एंटीबायोटिक्स बनाते हो या एंजाइम बनाते हो, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम सिंथेसाइज कराते हो किसी सेल में और फिर उसको आइसोलेट करते हो, या वैक्सीनेशन के पहले आपको वैक्सीन बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उस टाइम पर आप क्या चाहोगे कि जो डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं या जो यूकैरियोटिक सेल है उन्हीं की ग्रोथ हो, ठीक है, किसी तरीके का अनडिजायरेबल माइक्रोब्स या कोई सेल वो वहां पर ग्रो ना करे, राइट। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप क्या करेंगे, आप ये सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बेटा किसकी ग्रोथ हो, जो यूजफुल, जो डिजायरेबल या डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं या यूकैरियोटिक सेल है सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ हो, किसी भी तरीके का अनडिजायरेबल माइक्रोब्स जो है वो वहां पर ग्रो ना करे, राइट। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमारा मोटो होता है टू मेक या टू क्रिएट स्टेराइल एम्बियंस। स्टेराइल एम्बियंस का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। और ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट किस लिए है, ग्रोथ ऑफ, ताकि हम ग्रोथ करा सकें, ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स, growth of desired microbes and eukaryotic cell only, क्यों, to produce या manufacture of antibiotic, vaccine, enzymes etc। तो बेटा आप क्या करते हैं, जब वैक्सीन बनाते हैं या जब आप एंजाइम बनाते हैं, जब आप एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वहां पर जो डिजायरेबल या डिजायर्ड माइक्रोब्स हैं सिर्फ वही ग्रो करें, राइट बच्चों। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे, और ये टेक्निक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जब आप प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर टेक्निक है, ठीक है। जो पहला कोर टेक्निक बेटा वो क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए या आरएनए है, आप क्या करोगे बेटा, उसमें चेंज लाओगे, ठीक है, और फिर उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दोगे। जब आप उसको किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे फिर होस्ट के फिनोटाइप में चेंज आएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं कि एक स्टेराइल एम्बियंस प्रिपेयर करते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस उसको प्रिपेयर करते हैं। और ये जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ जो डिजायरेबल माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो, कोई भी अनडिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल वहां पर ग्रो ना करे, आपके वैक्सीन को स्पॉइल ना करे, या जो वैक्सीन बनाने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जब भी कभी आप एंटीबायोटिक या वैक्सीन एंजाइम ऐसी चीजें बना रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना होता है। इसको हम लोग कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एक बार देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करें। ठीक है बच्चों, एक और चीज सुनिए, जैसे अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, क्लियर। एक तो बच्चों आप बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आपको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व या प्रिजर्व करके रखता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें क्या करता है बेटा, वो हमें चांसेस देता है, वो हमें चांस प्रोवाइड कराता है वेरिएशन के,
क्लियर? अगर आप एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऐसे क्या करें बेटा, उनको अलग अलग पढ़ने की कोशिश करें, डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो जो एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता चलती है वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पर वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या करते हैं बेटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखते हैं। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, आपको वेरिएशन के चांसेस, रिकॉम्बिनेशन के चांस प्रोवाइड करता है। अब देखिए इसमें क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग या एनिमल ब्रीडिंग थी, ठीक है, ट्रेडिशनल एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड थे एनिमल ब्रीडिंग के या प्लांट ब्रीडिंग के, उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन along with desired gene। क्लियर बच्चों? क्या होता है कि जैसे आप अगर नॉर्मल या ट्रेडिशनल जो पुराना ओल्ड फैशन बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आप इस तरीके से एनिमल या प्लांट ब्रीडिंग की बात कर सकते हैं, उसमें क्या होता था कि आप क्या करा रहे हो, नॉर्मल हाइब्रिडेशन करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशन तो हो रहा है, रिकॉम्बिनेट तो बन रहा है, वेरिएशन तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सारे जीन भी, वो सारा सेट ऑफ जीन भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है और ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडेड होता जा रहा है, जिसकी कि हमें जरूरत नहीं है। तो जो गैर जरूरी चीजें थी वो भी शामिल हो रही थी, उनका भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं ये एक लिमिटेशन था कि ठीक है, जो ट्रेडिशनल एनिमल ब्रीडिंग है, जो ट्रेडिशनल एनिमल ब्रीडिंग है बेटा या प्लांट ब्रीडिंग है, उसमें क्या हो रहा था कि जब आप रिकॉम्बिनेट बना रहे थे या वेरिएशन कराने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे थे मोर करेक्टली, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वो सारी चीजें, जरूरी चीजें जो थी वो रिकॉम्बिनेट होकर आ रही थी, हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिल रही थी, लेकिन उनके साथ साथ जो ऐसी चीजें थी जिनको कि अपने को रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो जो अनडिजायरेबल जीन था या जो अनडिजायरेबल सेट ऑफ जीन था, वो भी क्या हो रहा था बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर बेटा आप बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, अगर आप बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बच्चों मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या क्या चीज आप यूज करते हैं? एक तो जीन क्लोनिंग। क्या 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 चीज बेटा यूज करते हैं आप? तो एक तो जीन क्लोनिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक टेक्निक क्या होगी आपकी, जीन क्लोनिंग, और दूसरा हो गया जीन ट्रांसफर। क्लियर? जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, डिजायर्ड जीन जो है, डिजायर्ड जीन इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही जीन या सेट ऑफ जीन जाएगा जिसकी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? क्या पढ़ रहे थे हम कि जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग था या जो एनिमल ब्रीडिंग था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें बेटा ऐसा हो रहा था कि जो डिजायरेबल जीन है वो तो आ ही रहा था, उस डिजायर्ड जीन के साथ साथ जो अनडिजायरेबल जीन है, सेट ऑफ जीन है, वो भी ट्रांसफर हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करते हैं, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, होस्ट में सिर्फ और सिर्फ जो डिजायर्ड जीन है, जो डिजायरेबल जीन है, सिर्फ उसी का ट्रांसफर करते हैं। क्लियर बेटा? और ये कैसे पॉसिबल हो पाया? ये जो मॉलिक्यूलर सीजन, इंडोन्यूक्लियेज, लाइगेज, वेक्टर, जब इंडोन्यूक्लियेज मिला आपको, लाइगेज एंजाइम मिला या जो वेक्टर मिले, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे डिस्कवर होती गई तो जो जीन ट्रांसफर का प्रोसेस है ये और ज्यादा आसान होता गया। पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है, पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो बनाया था कोहेन और बोयर ने, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इनका हिस्ट्री पढ़ो, इनके बारे में डिटेल में पढ़ो, तो ऐसा नहीं कि ये लोग स्टार्टिंग से साथ में ही काम कर रहे थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग से साथ में काम नहीं कर रहे थे, ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, बाद में फिर क्या हुआ, ये कॉन्फ्रेंस में एक जर्नल में मिले जहां पर जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे वो मिलते थे, तो उस मीटिंग में जब ये मिले तो फिर रात में डिसीजन लिया कि कहीं पर तुम अटके हुए हो, कुछ एक चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, क्यों ना हम कोलैब करें। ठीक है, तो पहले ये दोनों इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, अपना अलग अलग काम कर रहे थे, इनकी टीम थी, बाद में दोनों कोलैबोरेट हो गए। तो बेटा क्या हुआ, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बेटा बनाया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। हर्बर्ट बोयर कब बनाया था बच्चों? तो 1972 में बनाया था। ठीक है, 1972 में आपको एक और खास बात याद रखनी है। 1972 में आपको याद रखना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या याद रखना बच्चों? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर? तो 1972 में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था। किसने दिया था? आपको पता है, सिंगर एंड निकोलसन। तो एसजे सिंगर एंड जीएल निकोलसन, उन्होंने क्या किया था बेटा 1972 में, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो भी उन्होंने प्रपोज किया था, उन्होंने उसके बारे में बताया था। ठीक है, जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बताया कोहेन और बोयर ने बनाया बेटा 1972 में। उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया। ठीक है, उसको उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेट किया नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमुरियम। साल्मोनेला टाइफिमुरियम। क्लियर है बच्चों? ये जो जीन है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये बेटा साल्मोनेला का नहीं था। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे पढ़ने को मिल जाता है कि अफ्रीकन फ्रॉग्स उन्होंने आइसोलेट किया था, हालांकि वो आपके इंटरेस्ट का विषय है भी नहीं। आप बस इतना याद रखें कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, ड्रग रेजिस्टेंस जीन था, जिसको उन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफिमुरियम के प्लाज्मिड में जोड़ दिया। इसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया बेटा, एज अ वेक्टर काम करेगा अभी। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, एज अ वेक्टर काम करेगा। और फिर इसको उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिया बेटा कहां पर, ई कोलाई में। क्लियर? ठीक है, तो जो नेटिव प्लाज्मिड था साल्मोनेला टाइफिमुरियम का, उसमें उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसको क्या किया बेटा, वहां पर इंटीग्रेट किया एज अ वेक्टर, उसको इस्तेमाल किया इसके प्लाज्मिड को। और फिर इसको क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस करा दिया ई कोलाई में। जब ई कोलाई में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, इसके पास अपना डीएनए पॉलीमरेज होगा, उसके हेल्प से क्या करेगा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। क्या करेगा बेटा, मल्टीपल कॉपी बनाएगा। और जो मल्टीपल कॉपी बना रहा है इस रेजिस्टेंस जीन की, मल्टीपल कॉपी ऑफ रेजिस्टेंस जीन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ रेजिस्टेंस जीन, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीन क्लोनिंग। क्लियर? तो पहली बार जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बनाया। उन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिया, उसको इंटीग्रेट कराया, जोड़ दिया कहां पर बेटा, प्लाज्मिड में साल्मोनेला टाइफिमुरियम के, और फिर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में, दे आर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया। तो साल्मोनेला को लिया और बेटा कहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया बच्चों इन्होंने ई कोलाई में। अब ई कोलाई के अंदर क्या होगा, उसका पॉलीमराइजेशन होगा, मल्टीपल कॉपी बनेगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इस तरीके से जीन क्लोनिंग हो रही है। क्लियर? ये नोट कर लें जल्दी से। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने में 3 बेसिक स्टेप्स हैं, और बेसिकली उन्हीं 3 बेसिक स्टेप्स के हमें पूरा चैप्टर पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बेसिक स्टेप है वो। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। 3 स्टेप के बाद एनसीईआरटी कर रही है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं कि 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कह रहे 3 स्टेप हैं, 3 बेसिक स्टेप्स इन मॉडिफाइंग, इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है। तो 3 स्टेप का काम एनसीईआरटी बता रही है, वो स्टेप देख लेते हैं, और उन्हीं स्टेप को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है,
पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। क्लियर, जो काम की चीज है उसको ढूंढना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। ऑलराइट, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, इनटू द होस्ट। तो ये जो डिजायर्ड जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसका जो डीएनए, इसको हम लोग क्या करेंगे, होस्ट में इंट्रोड्यूस करा देंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर इनटू प्रोजेनी, ट्रांसफर इनटू प्रोजेनी। तो 3 स्टेप हैं, कैसे क्या होगा, कैसे एंजाइम रिक्वायरमेंट होंगे, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने क्या क्या देखा कि जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, वो उसके बारे में हमने पढ़ा, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, न्यू बायोटेक्नोलॉजी किसे कहेंगे, या जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या डेफिनेशन दी बायोटेक की, ठीक है, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरी करता है, थोड़ा सा हमने देखा। और जो ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग थी या एनिमल ब्रीडिंग थी और आजकल जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट है, वो हमने पढ़ा। और पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, वो वाली बात हमने करी। ये 3 बेसिक स्टेप हमने देखे कि पहले, सबसे पहले तो जो डिजायर्ड जीन वाला डीएनए उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे और हमें सुनिश्चित करेंगे कि उसको क्या क्या बेटा वो होस्ट में बना रहे, और जब वो रिप्रोड्यूस करे तो क्या हो जाए बेटा, वो प्रोजेनी सेल्स में या प्रोजेनी ऑर्गेनिज्म में जाता है। क्लियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, कि कौन कौन से एंजाइम हमको चाहिए या वेक्टर क्या होता है, वैसी चीजें पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही, बाकी की डिटेल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।